myself Niyaz Ahmed Khan, physics teacher, DAV Public School, CCL, Grade 8. This is the first video on chapter 2 of class 11, Physics. The chapter name is Unit and Measurement. So before Unit and Measurement, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेजरमेंट करना किसका है, मेजरमेंट करना किस चीज़ का है, यूनिट किसके लिए डिसाइड करना है। तो जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हिंदी में भौतिक राशि भी बोलते हैं। तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स, वो सारी चीज़ें जो यूनिवर्स को बनाने में योगदान देता है, जो यूनिवर्स को कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है, उन सारी चीज़ों को ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड दीज आर द क्वांटिटीज जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज हैं, वैसी भौतिक राशियां हैं जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, आइदर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस से या मेथड से। तो सिंपल है, फिजिकल क्वांटिटी वो सारी चीज़ें जो दुनिया को बनाती है और जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। वो दो तरह के हैं, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, उसने डिसाइड कर रखा है कि इन चीज़ों को ही हम फंडामेंटल मानेंगे और इन फंडामेंटल के टर्म्स में ही अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा। अब आते हैं सबसे पहले कि उन्होंने मास क्या है ना, मटेरियल कंटेंट ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी फिजिकल फेनोमेना के घटना में इन्वॉल्व जो भी चीज़ें हैं उनमें जो मास इन्वॉल्व है, उस मास का मेजरमेंट बहुत मस्ट है। सो मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी टेकन। इट इज द मटेरियल कंटेंट इन ए बॉडी। एक बॉडी में जो मटेरियल है वो है। लेंथ, इट इज द सेपरेशन बिटवीन, गैप बिटवीन टू पॉइंट्स और टू इवेंट। दो पॉइंट या दो इवेंट के बीच में जो गैप आता है, इस चीज को लेंथ कहते हैं। टाइम, ड्यूरेशन, इंटरवल, किसी घटना में होने वाली जो ड्यूरेशन, कितनी देर तक वो होता रहा, ये ड्यूरेशन ही टाइम है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, चूंकि हमको टेम्परेचर भी बहुत मस्ट है, किसी घटना में इन्वॉल्व क्या हीट निकला, क्या टेम्परेचर हुआ, वो सारी चीज़ों को। लुमिनियस इंटेंसिटी, दैट इज रिलेटेड टू लाइट, ये लाइट से रिलेटेड है। एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये स्मॉलर वैल्यू में जो मासेस इन्वॉल्व होते हैं किसी घटना में, उसका मेजरमेंट है। यहाँ दो जगह ये मास, ये जब लार्ज क्वांटिटी में मैक्रोस्कोपिक वैल्यू में लेते हैं तब वो मास कहलाता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वैल्यू यानी किसी एटम का मास हो या किसी सैंपल का, छोटा सा सैंपल का मास हो, तब हम उस समय क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मास की जगह पे हम लोग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर को यूज करते हैं। फिर दो सप्लीमेंट्रीज हैं जिसको कहा जाता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनकी जरूरत भी पड़ी 1976 तक, 1976 के बाद, क्योंकि हम लोगों ने तब तक फिजिक्स ने इतना डेवलपमेंट कर लिया था कि उन डेवलपमेंट में हमने पाया कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इन सारे क्वांटिटी से आउट है, इससे डिफाइन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया कि दो चीज़ें और सप्लीमेंट्री के तौर पर लिया, एक प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है देखेंगे। तो प्लेन एंगल है कि दो इंक्लाइन लाइन किसी प्लेन पर जो एंगल बनाता है, ये प्लेन एंगल, जो आप लोग अभी तक अपने क्लासेस में पढ़ते आए हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं। अब आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है किसी पॉइंट पे कोई सरफेस के द्वारा, जैसे ये एक पॉइंट है और मैं यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दूँ तो ये ऑब्जेक्ट का हर एक किनारा अगर इस जगह पे ले जाए तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर एंगल फॉर्म हुआ है। कि सपोज दैट ये एक सरफेस है और हम कहते हैं कि इस सरफेस से किनारे से हर एक जगह से लाइन को खींच करके यहाँ मिला दीजिए।
तो इस तरह से आपको मिलेगा एक सर्कुलर एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम यहीं पे कर लेंगे ताकि हमको आगे इसकी जरूरत नहीं पड़े। फिर एक बार सॉलिड एंगल आपको दिखता कहाँ है, जो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो जो सर्कुलर है, अब उसके आइसक्रीम कोन का फेस को, सामने वाले फेस को अगर आप बड़ा कर देंगे तो वो कोन और ये हो जाएगा, आपका बड़ा सर्कुलर एंगल बनाएगा। तो ये सॉलिड एंगल कहलाता है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, पूरा ऑब्जेक्ट के द्वारा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसे बनाएगा कि सपोज दैट मेरा ये हैंड है, इसके हर एक पॉइंट से धागा बांध करके इनको सब एक जगह आप कंसंट्रेट कीजिए तो वो धागा यहाँ पे एक सर्कुलर एंगल बना रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर ये छोटा है तो डी ओमेगा से हम लोग ये करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर आते हैं इक्वल टू ये एरिया, सपोज दैट ये एरिया ds था लेकिन रेडियस का डायरेक्शन ये है और इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। फिर बता रहा हूं मैं यहाँ पे क्या किया है कि जो एरिया है वो ऐसा है लेकिन जो रेडियस उस पॉइंट तक जो रेडियस पॉइंट तक जो रेडियस जा रहा है उसका डायरेक्शन ये है और एरिया को हमको इंक्लाइन करना पड़ता है। तो हम एरिया को अगर हम ऐसे इंक्लाइन करते हैं तो ये ds को हमको घुमाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत है आपको समझने में, लेकिन आगे आप जब वेक्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी आसानी के लिए मैं बता दूं कि ये ds है, ये आपका है, ये थीटा है और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर इस पर डाला तो ds ये थीटा, आप जानते हैं कि इस तरह से ये अगर 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा आसान कर रहा हूँ। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ds, तो बेस आपका क्या निकल के आया, तो बेस इक्वल टू आ गया ds cos थीटा। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो ds जो एरिया है, इस एरिया को हम जब इसके नॉर्मल बनाएंगे तो ये ds cos थीटा। अब आप ये चीज सीख गए कि ये मैंने कैसे निकाला। फिर ds जो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है, टोटल नॉर्मल एरिया में रेडियस का स्क्वायर। तो टोटल नॉर्मल एरिया कितना हो गया, ds cos थीटा और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, तो ये r स्क्वायर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत जगह क्लास 12 में और 11 में आया हुआ है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर ये अब आते हैं, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, कोई क्लोज्ड बॉडी है तो वो किसी भी पॉइंट पे, अपने इनसाइड किसी पॉइंट पे हमेशा 720 यानी 4 पाई का एंगल बनाता है। ये रिमेंबर एकदम याद रखिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस रूम में हूँ और मैं अपने आँख को वो पॉइंट लेता हूँ जहाँ एंगल बनाना है, तो इस रूम का जो हमें आधा पार्ट दिख रहा है वो पूरा किनारा आके मेरे आँख पे इस साइड जो है वो 360 का एंगल बना रहा है। क्यों ना, हमने कहा कि आप जो सॉलिड एंगल डिटरमाइन करेंगे वो ऑब्जेक्ट के किनारे से आने वाले लाइन से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आधा देख सकता हूँ इस बिल्डिंग का इतना पार्ट, तो यहाँ से सारे आकर के मेरे इस जगह पे एक सर्कुलर एंगल 360 बनाएंगे। फिर अगर मैं टर्न कर जाता हूँ तो फिर रेस्ट ऑफ द आधा जो है वो 360 बनाएगा, वो इस साइड से। तो कुल मिलाकर के 720 यानी कि 4 पाई के बीच एंगल बनाता है। ये हो गया। दूसरी बात, जब प्लेन एंगल का हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्लेन एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या करना होता है, आर्क बाय रेडियस। दिस इज द आर्क, तो आर्क बाय रेडियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो हमारा ये थीटा का जो वैल्यू आता है उसका यूनिट रेडियन लिया जाता है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ थीटा का जो यूनिट लेंगे रेडियन, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आर हो गया सपोज दैट ये एल और ये हो गया रेडियस आर, तो ये हो जाएगा एल बाय आर। ये दो फॉर्मूला आपको मस्ट है जानना और ये आगे बहुत काम आने वाला है। फिर बता रहा हूँ कि सॉलिड एंगल नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय
इस बॉडी का नॉर्मल एरिया यानी रेडियस से जो नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे वो बना रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये पॉइंट बॉडी के क्लोज्ड बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे है तो टोटल कितना बनता है 4 5। कीप इट इन माइंड, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। अब आते हैं कि डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो हम इन फंडामेंटल से ऑब्टेन कर सकते हैं सम एक्सप्रेशन। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक या एक से अधिक फंडामेंटल को मिक्सअप करके उनके पावर को रेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आपका कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपका कैसे आएगा? अगर हम दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज आल्सो लेंथ। अगर हम लोग कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दिस इज लेंथ। अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट इज लेंथ, क्योंकि लेंथ का डेफिनेशन में हम यही बोल रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमने क्या पाया कि एरिया जो है लेंथ का स्क्वायर से पाया जा सकता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम इन फंडामेंटल के एक फंडामेंटल या एक से अधिक फंडामेंटल एज सम एक्सप्रेशन, कुछ व्यंजन के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में पाते हैं, तो वैसे को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर होना चाहिए। दूसरा अगर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम आपका लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तीन लेंथ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों ही लेंथ है। नाम मैंने अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार चूज किया, बट दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द लेंथ। आगे तो ये लेंथ का पावर 3 से ये आपको मिल जाएगा। तो एरिया एंड वॉल्यूम वैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल, एक या एक से अधिक फंडामेंटल के कुछ एक्सप्रेशन में मिल जाता है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आप ले सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आप ले लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ। यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ मतलब ये क्या है? ये लेंथ है, तो ये लेंथ से मिल गया। और टाइम ये भी फंडामेंटल है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आपने फंडामेंटल से पा लिया, और जैसे क्वांटिटी जो आप फंडामेंटल एक या एक से अधिक फंडामेंटल के पावर रेज करके पा सकते हैं, तो वैसे क्वांटिटी डिराइव्ड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। आपको पता है वेलोसिटी अभी आपने लिखा था कि लेंथ बाय टाइम, और एक टाइम यहां और है, तो यहां देख लीजिए आपको वेलोसिटी कैसे मिला? लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2 रखने पे और मिक्सअप करके जो एक्सप्रेशन है, अगेन एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू फंडामेंटल लेंथ एंड टाइम बाय रेजिंग देयर पावर समहाउ। कुछ तरह से बढ़ा दिए तो वो मिल गया था एक्सेलरेशन आपका। अब आते हैं यूनिट्स, और भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे, वो आप देख सकते हैं। अगर फोर्स लेना चाहें, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। फोर्स, अगर आप फोर्स लेते हैं तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का अभी आपने देखा कि मास तो फंडामेंटल है ही। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फंडामेंटल फॉर्म क्या था? लेंथ इनटू टाइम का पावर -2। अगेन फोर्स आप जो है 3 फंडामेंटल
मास का 1 पावर लेकर के, लेंथ का 1 पावर लेकर के और टाइम का -2 पावर लेकर के आप फोर्स को बना सकते हैं। तो ये जो फोर्स हुआ वो डायरेक्ट क्वांटिटी हो गया। फंडामेंटल में डिफरेंस क्या था? फंडामेंटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। फंडामेंटल को फंडामेंटल ही रखा गया, उसको किसी और क्वांटिटी से आप नहीं बना सकते। लेकिन ड्राइव का क्या था? ड्राइव को एक या एक से अधिक फंडामेंटल को लेकर के उनके पावर्स को कुछ चेंज करके रेज करके आप पा सकते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स, अब यूनिट्स भी दो तरह से डिसाइड करेंगे, लेकिन यूनिट्स की जरूरत पड़ी क्यों? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स की जरूरत पड़ी क्यों? यूनिट्स का जरूरत पड़ा क्यों और व्हाट इज यूनिट? तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का जो स्टडी है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, सारी डाटाज को आपको सही तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। वहाँ जो अवेलेबल है क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज का मेजरमेंट जरूरी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, यानी यहाँ मेजर वर्ड आता है। तो व्हाट इज मेजर? मेजरमेंट, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि भगवान ने आपको हर तरह के फिजिकल क्वांटिटीज दे दिए हैं, लेकिन नापने के लिए आपको उसको मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं दिया गया है। तो हम लोग फिर मेजरमेंट कैसे करेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं कि वैसे क्वांटिटीज का एक सैंपल चूज करते हैं। कैसे चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, बाद में बात करते हैं। एक सैंपल चूज करते हैं और उस सैंपल से ही हम उस तरह के क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा हम हाथ ले लिए, ये क्या लिया मैंने, हाथ का ये साइज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस समय? ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेंथ अब हम अपना सैंपल में रख लेते हैं, और अगर हमसे कहा कि इस बोर्ड की लेंथ बताइए, तो हम क्या करेंगे कि इस हाथ के थ्रू इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमने पाया कि इस बोर्ड का लेंथ जो है 4 हैंड है, 4 हैंड है। तो ये हैंड मेरे लिए यूनिट का काम कर रहा है कि यहाँ मेजर करने के लिए लेंथ। तो सिंपल है, फिजिक्स में आपके पास जो मेजरमेंट है, एक्चुअली इट इज द कंपैरिजन, इट इज द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स ऑन सैंपल। इसके अपने ही सैंपल से हमको मास मेजर करना था, तो हम मास का ही एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल से इस पूरे मास को कंपेयर कर लेंगे। दैट इज मेजरमेंट है और कुछ नहीं है। तो मेजरमेंट है, इट इज कंपैरिजन, इट इज कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी with its on standard sample, और यही स्टैंडर्ड सैंपल को हम लोग यूनिट कहते हैं। इसी स्टैंडर्ड सैंपल को हम लोग यूनिट कहते हैं। वो टुकड़ा, वो सैंपल एक फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको हम लोग चूज करते हैं कि हम आगे से इसी तरह के फिजिकल क्वांटिटी को इस सैंपल से मेजर करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल, लेंथ का एक इतना बड़ा टुकड़ा हम लोग चूज किए थे, लेंथ का एक इतना बड़ा टुकड़ा जिसका नाम हमने रख दिया है मीटर। क्या नाम रखा है? मीटर। ये लेंथ का वो सैंपल है जो हमको आगे से आने वाले किसी भी लेंथ को कंपेयर करने में मदद करेगा। यानी कि जब भी हम उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन, कंपेयर करेंगे। जैसे इस बोर्ड का अगर हम मेजरमेंट लेते हैं, इसका नाम हमने मीटर रखा, तो इसको लेकर के, इस टुकड़े को लेकर के हम इसको मेजर करते हैं और पाते हैं कि इट इज इक्वल टू 2 मीटर। इट इज इक्वल टू 2 मीटर। अब डेफिनेशन का है, व्हाट इज यूनिट? ए यूनिट इज ए सैंपल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर सिमिलर लाइक क्वांटिटी, सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए
क्या कहीं भी उठा के कुछ भी सैंपल चूज कर ले? नहीं, इसके पास कुछ चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये होना चाहिए कि यूनिट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, फिर बता रहा हूं यूनिट इज ए सैंपल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड विच इज यूज्ड टू कंपेयर सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो पहला होना चाहिए दैट शुड बी स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज जो सैंपल आप चूज करेंगे एज ए यूनिट फॉर सम क्वांटिटी, आप उसका साइज स्टैंडर्ड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि एक ट्रक मेरे यहाँ चीनी आया और मैंने कहा कि ये लो 50 ग्राम, और आप उस 50 ग्राम को लेकर के बोले अब तोलो चीनी को। एक छोटा सा सैंपल दे दिया चीनी का एक टुकड़ा, बोला इसी टुकड़े से कंपेयर करके बताओ। तो ये जो छोटा सा चीनी का टुकड़ा दिया मैंने कि इससे कंपेयर करना है उन चीनी को, जितना चीनी आया ट्रक में, तो वो इम्पॉसिबल टाइप का वर्क हो गया। लेकिन हम कहेंगे नहीं, जो पूरा ट्रक का चीनी आया ये लो इतना बड़ा एक मास दे दिए, मास का टुकड़ा दे दिए जिसका नाम हमने रखा है किलोग्राम, वो टुकड़ा दे दिया और बोले अब चीनी को तोलो। तो ये थोड़ा एडिक्वेट है कि हाँ इससे तोल सकते हैं, इसमें एरर कम हो जाएगा, मेहनत कम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कि यहाँ से सन तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए और ये लोग इंच, इससे ना हो, तो ये एडिक्वेट नहीं होगा। यानी साइज जो आप सैंपल का चूज करेंगे वो एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। सपोज दैट मैंने बहुत बड़ा दे दिया, यहाँ से 10 किलोमीटर लंबा एक रॉड दे दिया, बोला अब यहाँ से सन की डिस्टेंस आप मेजर करो, तो ये भी एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि आप उस 10 किलोमीटर के बाद फिर अगली बार उसको उठा के रखने जाएंगे, तब तक बहुत सारा मेजरमेंट में आप एरर कर चुके होंगे। तो सबसे पहली बात है कि साइज ऑफ द यूनिट यानी वो सैंपल का मस्ट बी स्टैंडर्ड। अब सोनार की दुकान में अगर हम इतना बड़ा बटखरा, अगर 5 किलो वाला बटखरा दे दें और सोना तोलने के लिए दे दें, तो दैट इज नॉट एडिक्वेट। एक दूसरा होना चाहिए इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, उसको आप रिप्लिकेट कर सकते हैं या इजी टू रिप्लिकेट भी लिख सकते हैं। इजी टू रिप्लिकेट, आसानी से उसका आप रिप्लिकेशन मतलब उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे एक बटखरा बना लिए, किलोग्राम आपने देखा है, वो किलोग्राम बना लिए, लेकिन अगर वो केवल एक आदमी ही बना सकता है, फिर दोबारा उसका हम सैंपल नहीं बना सकते, तो दूसरा दुकानदार किससे बेचेगा? फिर वो पत्थर तोड़ेगा, ईंट से तोलेगा, यही होगा, लेकिन तब वो और गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ऐसा साइज लेना चाहिए, एक ऐसी हो कि वो आसानी से उसका डुप्लीकेट बनाया जा सके। जैसे मीटर जो स्केल है कपड़े दुकानों में होता है, उन कपड़े दुकानों में मौजूद जो मीटर स्केल है उसको अगर हम डुप्लीकेट नहीं कर पाते तो केवल एक ही दुकानदार कपड़ा बेचता, बाकी दुकानदार कपड़े नहीं बेच सकते, क्योंकि मीटर नहीं होता। गलत भी नहीं होना चाहिए। तो इजी टू रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। तीसरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज दैट अगर हमने अपने हाथ को एज ए सैंपल ऑफ लेंथ रखा होता इस हाथ को, और कोई आया सपोज दैट ऐसे जगह से जहाँ लोग और लंबे लंबे 6-6 फीट 7-7 फीट के, उसने कहा कि 10 हाथ रस्सी दे दो मुझे। मेरे दुकान में आया, उसने कहा कि 10 हाथ रस्सी दे दो। मैंने अपने हाथ से मेजर किया, 10 हाथ दे दिया। लेकिन वो जब अपने हाथ से मेजर करेगा तो वो क्या होगा? बोलो नहीं 10 हाथ है ही नहीं, तो मैंने तो अपने हाथ से 10 हाथ नाप करके दिया था उसके रस्सी को। तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके लिए कुछ और स्टैंडर्ड है,
उसके लिए कुछ और स्टैंडर्ड है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी जैसे हम लोग दूध मेजर करते हैं घर में, पाव है वो यहाँ अलग चलता है और दूसरे जगह पे ये पाव नहीं चलता बल्कि वहाँ लीटर में चलता है, किलोग्राम में या कुछ और तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो सबसे पहले बात कि जो यूनिट हो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। चौथा, इम्पेरिसिबल। इम्पेरिसिबल ये होना चाहिए कि अगर एक बार वो बना दे तो उसको कोई गड़बड़ ना कर सके। हालांकि ऐसा होता है जनरली, जैसे बटखरा बना, कुछ मछली बेचने वाले, कुछ सब्जी बेचने वाले, कुछ फल बेचने वाले नीचे से उसका लोहा काट करके निकाल देते हैं तो वो चेंज कर जाता है, तो वो चेंज हो गया। लेकिन जो यूनिट जो डिफाइन किया गया है कि इतना ही मास को हम किलोग्राम कहेंगे, वो चेंज नहीं हुआ। ध्यान रहे, वहाँ उसने वो गड़बड़ कर दिया, लेकिन जो एक्चुअली में हम मास का 1 किलोग्राम को डिफाइन किए वो गड़बड़ नहीं हुआ, वो एज इट इज है। वो जब भी बनेगा उसी स्टैंडर्ड पे बनाना होगा। हाँ, वो चोरी है वो कह सकते हैं। जैसे लेंथ 1 मीटर का जो मेजरमेंट है वो फिक्स्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं कर सकता है सिवाय साइंटिस्ट के, जब तक वो फिर से उसको डिफाइन ना करें। तो इम्पेरिसिबल होना चाहिए। 5, डू नॉट चेंज विथ वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन और प्लेस और टाइम, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी भी तरह से वो बदलना नहीं चाहिए। तो आप समझ गए, फिर से एक बार बता रहा हूं, यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल में उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है और वो वेल डिफाइंड सैंपल होता है। उसको डिफिनेशन दिया गया है, उसको खास तरीके से चूज किया गया है। तो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड सैंपल है विच इज एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो सबको ये है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इम्पेरिसिबल है, वो चेंज नहीं होने वाला है, उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेजर चीज टाइम, टेम्परेचर या वेदर कंडीशन या प्लेस, इसके थ्रू वो नहीं बदलता है। क्लियर? अब आते हैं कि सारे फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स देखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे पास है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके पास है मास, लेंथ, टाइम। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जब कॉलोनियल इरा चल रहा था, उस समय मास, लेंथ एंड टाइम, यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइंड थे। इसके अलावा और फिजिक्स के अदर क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं किया गया था। तो कॉलोनियल इरा में एक चलता था एफपीएस सिस्टम। उस समय ब्रिटिशर्स ने अपने लिए इन तीनों चीजों को मेजर करने के लिए, वहां जहां उन्होंने अपने कॉलोनीज बनाए थे वहां पे वो इसी सिस्टम को यूज करते थे। और जहां मास को मेजर करना होता था तो वो पाउंड से मेजर करते थे, फिर लेंथ को फुट से मेजर करते थे और टाइम को सेकंड से मेजर करते थे। उसी दौरान रसिया और कुछ अदर पार्ट्स थे वर्ल्ड के जो मास को उस समय मेजर करते थे ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से और टाइम को सेकंड से। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो CGS, फुट, पाउंड, सेकंड, FPS। तो इस तरह का
फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक खास ग्रुप जो यूनिट बनाते हैं इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाटएवर, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो किसी एक सिस्टम में जो नॉन सिस्टम है या जो दिया हुआ सिस्टम, कभी कभी आपको सिस्टम वो डिफाइन कर देगा कि ये चीज़ें आप यूनिट्स चूज कीजिए, लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता। आपको पता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वैसे सिस्टम्स का यूज करना है। तो अगर आपको तुम्हारे प्रॉब्लम में, आपके प्रॉब्लम में कहीं फुट है तो बाकी चीज़ें आप पाउंड और सेकंड ले लेंगे, वो एक ग्रुप में आ जाएगा। या अगर अदर चीज़ें किसी और सिस्टम का पार्ट है और आपका एक चीज़ किसी और सिस्टम का पार्ट है, तो बेटर कि उस यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए उस सिस्टम में जाकर के जहां आपको आंसर चाहिए। तो फुट, पाउंड, सेकंड ये ब्रिटिशर्स का था। कुछ पार्ट सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड यूज करते थे। लेटर ऑन जब ग्लोबलाइजेशन आया तो चूंकि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट सिस्टम यूज कर रहे थे, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया कि हम यहाँ से मेजरमेंट कुछ और के थ्रू, फुट के थ्रू कर रहे हैं और वहाँ जो वो बेचने वाला है उस मटेरियल को वो सेंटीमीटर में बेचने वाला है या मीटर में बेचने वाला है, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। तो देन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने क्या किया, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर भी मैं बता दूं, अब भी ऐसे पार्ट्स हैं जहां ये यूज होता है। आप कभी प्रॉब्लम इस पे आ सकता है या इस पे आ सकता है, तो आपको इसी सिस्टम के अंदर रह के काम करना है। और अगर अलग अलग दिया रहे तो आपको फिर एक ही सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होना है। तो उसके बाद एमकेएस सिस्टम बनाया। ये ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत था। ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत था मतलब वर्ल्ड लेवल पे ट्रेडिंग जो है काफ़ी लार्ज स्केल में होने लगा। तो साइंटिस्टों ने, हर एक देश के साइंटिस्टों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग इन तीन चीज़ों को मेजर करने के लिए कॉमन सा सैंपल बनाते हैं। एक कॉमन सैंपल मतलब यूनिट, तो एक कॉमन सैंपल बनाया। तो मास मेजर करने के लिए एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, फिर लेंथ मेजर करने के लिए मीटर, नोटेशन में एम, इसको केजी, और फिर टाइम को मेजर करने के लिए उसने रखा सैंपल सेकंड। हम डिफाइन करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। आगे आते हैं 1976 तक आते आते फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हो गए और पाया कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम सोच रहे थे कि इन तीन से बना लेंगे, मास, लेंथ और टाइम से, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि नहीं, सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हम इन तीन से नहीं ले सकते क्योंकि फिजिक्स का एडवांसमेंट था। तब वहाँ आया कि वो जो बाद के 4 जिसमें था करेंट, luminous intensity, फिर temperature and quantity of matter, जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने इन 4 क्वांटिटीज को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि वो बाकी जो नए डिस्कवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज थे जिसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ने लगी थी, उसको कंप्लीटली फंडामेंटल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने यूनिट भी उसी समय डिसाइड कर दिया। तो मास के लिए क्या यूनिट चूज किया, तो मास के लिए तो उसने पहले ही डिसाइड कर रखा था, किलोग्राम एक सैंपल उसने पहले डिसाइड कर रखा था। तो लेंथ के लिए भी वो था ही मीटर, टाइम के लिए सेकंड ऑलरेडी था, करंट के लिए उन्होंने एक नया यूनिट डिसाइड किया, एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट एम्पियर डिसाइड किया। आपका लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, सीडी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या सब्सटेंस के लिए उसने मोल आप पढ़ चुके होंगे
केमिस्ट्री में ये उसी मोल की बात कर रहा है, तो मोल। इसके अलावा क्या इन सब सिस्टम्स में इनके लिए कोई यूनिट था? नहीं, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सिस्टम्स थे और उस समय इन सारे क्वांटिटीज का कहीं यूज नहीं हो रहा था, तो इस जगह पे इसके लिए डिसाइड करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई, तो इन्होंने इसको नहीं डिसाइड किया। हाँ, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, उस वैल्यू से इस वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर सकते, लेकिन इसके लिए इस जगह के लिए ये यूनिट डिसाइडेड नहीं है। फिर इसके अलावे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज रखे गए थे, आपको याद होगा, और वो था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट डिसाइड हुआ वो हो गया रेडियन, RD शॉर्ट फॉर्म। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म, ये बहुत मस्त है। दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसके लिए था स्टेरेडियन, और इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब हम लोग वन बाय वन इन सारे यूनिट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो है पूरा एक ग्रुप, ये वेल डिफाइंड है फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये इस तरह का जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज ए ग्रुप ऑफ well defined units for the fundamental as well as for the derived for a particular place, एक खास जगह के लिए, एक खास पर्पस के लिए, एक खास टाइम के लिए, वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एक बार अगर ध्यान से याद होगा तो मैंने कहा था कि ये सिस्टम उस जगह पे चलता था जहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थे स्पेशली। तो और ये वाला सिस्टम स्पेशली जो रशियन कंट्रीज, इसके आसपास का जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज थे वहाँ यूज होता था। तो फिर ये वेल डिफाइंड था, उन लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखा था। दूसरी बात, वो एक खास पर्पस के लिए या खास प्लेस के लिए यूज हो रहा था, तो इस तरह का ग्रुप को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। बट दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज फॉर द होल ग्लोबल व होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के लिए ये सारे यूनिट्स डिसाइड है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी इट फॉर्म्स ए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। वन बाय वन अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे कि किलोग्राम क्या था, मीटर क्या था, सेकंड क्या था, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल, और रेडियन कितना है, स्टेरेडियन कितना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किलोग्राम। कितना मास को किलोग्राम कहा गया, कितना मास को किलोग्राम कहा गया। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जिसका हाइट उसके डायमीटर के बराबर रखा गया, सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, और इस प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जितना मास है यानी मटेरियल कंटेंट है यही 1 किलोग्राम है। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे पास 1 किलोग्राम अवेलेबल है, लोहे का जो बटखरा है, जो आयरन का जो ब्लॉक है, वो इसी का रिप्लिकेट है, इसी का डुप्लीकेट है, यानी इससे कंपेयर करके उस मास को लिया गया है, इसके इक्वल ही उस मास को लिया गया है, वो 1 किलोग्राम है। तो ये प्लेटिनम इरिडियम का है। तो प्लेटिनम इरिडियम क्यों सर, प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों, हम बता दें कि प्लेटिनम इरिडियम एक ऐसा एलॉय है, एक इस तरह का एलॉय बनाता है कि वो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता, वो एक्सपेंड नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए प्लेटिनम इरिडियम को लिया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी का नाम 1 किलोग्राम, इतने ही वैल्यू का मास आप
कहीं से भी चूज करेंगे वो 1 किलोग्राम होगा। हमने क्या किया कि लोहे से एक इतना ही मास का कंपेयर करके इतना ही मास का लोहा का टुकड़ा ले लिया, तो उस लोहे का टुकड़े का नाम ही किलोग्राम है। तो वो क्या था, एक मास का सैंपल। तो सैंपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फिर आते हैं मीटर। मीटर 1 मीटर कैसे डिसाइड किया गया है, तो मैं बता दूं कि लाइट का जो स्पीड होता है वो लगभग 299792458 मीटर पर सेकेंड होता है। ये इसका स्पीड है, यानी लाइट 1 सेकेंड में इतना दूरी जा सकता है, इतना मीटर इन 1 सेकेंड, मीटर इन 1 सेकेंड। Therefore 1 मीटर इक्वल टू 1 by 299792458 सेकेंड। बात समझ में आ गया होगा। आप सिंपल से देख सकते हैं कि इतने सेकेंड में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर लेता है उसी लेंथ को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। एकदम क्लियर कट, देयर इज नो डाउट ऑन इट। आप इसमें कुछ नहीं रख सकते। तो 1 मीटर is the length covered by light in इतना सेकेंड। मैं फिर बता दूं कि ये ध्यान रखेगा कि लाइट वैक्यूम में या एयर में जो ट्रेवल करता है वो इतना मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इतना। तो इतने ड्यूरेशन में लाइट जितना लेंथ ट्रेवल कर जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। नए अभी हाल में कुछ चेंजेस आए हैं इसके डेफिनेशन में, वो अभी अपडेट नहीं किया गया है बुक में। आप चाहे तो आप गूगल में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका नया चीज़ वेवलेंथ के टर्म में कुछ दिया हुआ है, कुछ वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड। व्हाट इज 1 सेकेंड? अच्छा, तो ये जो 1 मीटर लेंथ है तो क्या सर हमको मीटर बनाने के लिए उस लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, लाइट के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा उतने देर के लिए? नहीं, साइंटिस्टों ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि साइंटिस्टों ने इतने लेंथ का एक पीस बना रखा है, प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड बना रखा है, उतना लेंथ जो लाइट 1 by 299792458 सेकेंड में ट्रेवल करता है। और इसी लेंथ का नाम क्या है? 1 मीटर है। 1 मीटर है। जो मीटर हमारे पास दुकानों में अवेलेबल है दैट इज सैंपल ऑफ दिस लेंथ। और इसको रखा गया है बहुत अच्छे तरीके से, और इसको भी प्लेटिनम इरिडियम से ही बनाया गया है सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन इट्स लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और वेदर कंडीशन। फिर आपने सेकेंड कैसे लिखना है? सेकेंड को कैसे लिया गया? तो 1 मीन सोलर डे का आई थिंक कितना ही होता है? 1 by 86,000 सेकेंड बनने में कितना होता है? 16 into 16 into 24 आवर में इतने सेकेंड हो जाएंगे। तो 6 into 4 1 मीन सोलर डे का जो आता है 86,400 सेकेंड, इतने पार्ट का जो सोलर डे का होता है दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। या इसका सबसे जो एडवांस है वो एडवांस डेफिनेशन में आते हैं। एडवांस डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेरे पास एक सीजियम 133 एक एटम है।
सीजियम 133 एक एटम है, उस एटम के अंदर लगातार ट्रांजिशन होता रहता है। ट्रांजिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें जंप करता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है। इस ट्रांजिशन में 91, 92, 600, 31, 770 इतना यस दिस मच इतना ट्रांजिशन होने में इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार इधर उधर जंप करते हैं, इतना ट्रांजिशन होने में जितना समय लगता है, ड्यूरेशन लगता है, इसी ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं 1 सेकंड। सीजियम 133 एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांजिशन में रहते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पहले, इस तरह करके वो ट्रांजिट होते रहते हैं। तो इतना ट्रांजिशन में जितना समय लगता है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड। क्लियर? ये इतना एक्यूरेट हो गया, ये इतना एक्यूरेट हो गया कि 1 अरब साल में करीब करीब सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। आप देख सकते हैं कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतना, यानी कि ये लगभग 10 अरब साल में इस घड़ी में हम लोग जो मिस्टेक कर सकते हैं वो केवल 1 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 सेकंड का 10 अरबवां हिस्सा तक को आपको बताने का तैयार है। तो 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन इन विच transition of electron takes place. This number of transition of electron takes place inside a cesium 133 atom. Next हम लोग डिफाइन करेंगे एम्पियर। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे एम्पियर। आप लोग एम्पियर को क्लास 10 में भी डिफाइन किए, लेकिन यहाँ कुछ अलग है कि सपोज दैट 2 वायर है, दोनों में करंट आय फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच अगर डिस्टेंस 1 मीटर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये दोनों एक दूसरे को चाहे खींचने वाला, अट्रैक्शन वाला या रिपल्सन वाला फोर्स लगा रहा है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो करंट है वो 1 एम्पियर। अब डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इज द करंट in a 2 wire separated by 1 meter can produces a force of 2 × 10⁻⁷ Newton on each other। 1 एम्पियर वो करंट है जो 2 वायर में बहे, 2 वायर में फ्लो करे, और दोनों के बीच अगर डिस्टेंस 1 मीटर है तो वो इन दोनों के बीच इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। 1 एम्पियर डिफाइंड हो गया। अब आते हैं क्या है, क्या है? तो बहुत ही स्पेशल टाइप के 2 स्पेशल टेम्परेचर्स हैं मेरे पास। एक टेम्परेचर वो है जिसको बोलते हैं 0 के। 0 ये अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करें तो डिग्री सेल्सियस में ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे सारे गैस का जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है। हम इस चीज़ को और डिटेल में स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम लोग हीट वाला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें थर्मोमीटर वाला जो पार्ट है, थर्मोमीटर वाला, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हर एक तरह का मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है। और मॉलिक्यूलर मोशन रुकने का एक इफेक्ट क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल
आपस में टकरा करके, वॉल से टकरा के प्रेशर देते थे, वो प्रेशर 0 हो जाता है। दिस इज द टेम्परेचर एट विच all the pressure of all the gases become 0। इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे सारा गैस का प्रेशर 0 होगा, सारे मॉलिक्यूलर का मोशन रुक जाएगा, कंटेनर के वॉल पे टक्कर होना बंद हो जाएगा, तो जो कंटेनर पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर हो जाएगा। इस टेम्परेचर का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर मेरा और बढ़ता चला जाएगा। एक समय आएगा जब हम आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आइस, बर्फ बनना शुरू करता है। लेकिन इसी के पास एक और टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस प्लस में। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका वाटर का तीनों फॉर्म, गैस, लिक्विड, वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम में होते हैं मतलब अगर सपोज दैट कुछ अमाउंट का हम लोगों ने यहाँ बर्फ रखा था, यहाँ पे वेपर बनेंगे, उसी समय उतना ही वेपर कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड फिर उतना में, मतलब ये तीनों फॉर्म आपस में ट्रांसफॉर्म तो होंगे, लेकिन किसी का भी वैल्यू इसमें नहीं बढ़ने जा रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रिपल। वाटर ट्रिपल। वंस अगेन इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिस टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वाटर का तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करेगा, और उसमें से किसी का वैल्यू, किसी का अमाउंट ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो तीनों बराबर रहेंगे। अगर उस दौरान कुछ वेपर बन भी रहे हैं तो वेपर कंडेंस भी हो रहे होंगे, उतने ही वेपर और कंडेंस हो रहे हैं तो कुछ लिक्विड में ट्रांसफर, कुछ लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर होंगे, लेकिन अमाउंट एज इट इज रहेगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये अब इस टेम्परेचर को, जो अगर हम लोग इसको हम लोगों ने अगर थर्मोमीटर बना लिया, और ये थर्मोमीटर का मेरा ये है, तो इस पूरे लेंथ को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 273.16 ग्लेशियर, क्यों लिए? क्योंकि यहाँ -273.15 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे 0.01 बढ़ गया, तो टोटल लेंथ हो गया ये इतना। तो इतना जो फ्रैक्शन आएगा इस पूरे लेंथ को अगर हम इतने पार्ट में बांट दें, तो हर एक पार्ट आएगा 1/273.16। इसी को हम लोग कहते हैं 1 केल्विन। अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, और एक और टॉपिक है मोल को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोल से अर्थ है कि अगर किसी सब्सटेंस का 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स चूज करते हैं, तो ये 1 मोल हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट मैंने हाइड्रोजन एटम यानी H, हाइड्रोजन एटम्स मैंने इतने नंबर में चुने। हाइड्रोजन एटम अगर इतने नंबर में मैंने चुन लिया H का, यानी कि 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, तो एक्चुअली हमने क्या लिया? 1 मोल हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर हम बोले कि 6.022 into 10⁻23 H2 लिया, तो हमने क्या लिया? 1 मोल हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का अर्थ होता है एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो 1 मोल H2 गैस कहलाएगा ये। ठीक, अगर आप काउंटिंग में ले रहे हैं तो। अब आते हैं, अगर अब इसको आप वेट करते हैं, तो ये लगभग आपको मिलेगा 1 ग्राम। इसको आप वेट करेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स को अगर आप लेके वेट करेंगे तो 2 ग्राम। अब जरा ध्यान दीजिए,
कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 AMU होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास होता है वो 2 AMU होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लो क्लोरीन का 6.02322 into 10 to the power 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो एक्चुअली हमने क्या लिया 1 मोल क्लोरीन गैस लिया 1 मोल। अब अगर इसको आप तोलेंगे तो ये आपको मिलेगा 71 ग्राम 71 ग्राम, जो कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 71 AMU 71 AMU। अब आते हैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन में। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का अगर उसका जो एटॉमिक वेट है उतने अमाउंट का अगर हम लोग उसका ग्राम में चूज करते हैं, फिर एग्जांपल क्लोरीन का 71 AMU था, हम यहाँ पे क्लोरीन का 71 को रखेंगे नंबर में, लेकिन अब जो चूज करेंगे वो ग्राम ले लेंगे, 71 ग्राम ले लेंगे, यानी 71 ग्राम जब चूज करेंगे तो मेरा जो अमाउंट होगा क्लोरीन का वो 1 मोल होगा, नंबर 1। अब अगर हम उसको काउंट करेंगे तो हमको क्लोरीन का 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, और एटम डबल हो जाएगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। यहीं पे हाइड्रोजन का अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या होता है 1 AMU। अब अगर इसको हम ग्राम में ले लेते हैं तो एक्चुअली 1 ग्राम जब हम हाइड्रोजन चूज करेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन जब चूज करेंगे तो असल में हमने 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, और काउंटिंग में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे उतने ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल is the amount of material which contains this number of particles। 1 मोल किसी मटेरियल का उतना अमाउंट है जिसमें इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। थैंक यू।